नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। देश की 4 बड़ी खबरों के साथ 4 रिपोर्टर और 4 सीनियर जर्नलिस्ट के साथ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बारिश में देश का सिस्टम डूब गया। क्या नीतीश के कंट्रोल से बाहर है बिहार? आधी रात को शिवपाल क्यों हुए लाल? चौबीस घंटे में दिल्ली को किसने बहलाया? अब बारी है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की हम शुरुआत करें। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो और आंध्र प्रदेश समेत आधा हिंदुस्तान पानी से परेशान है। दिल्ली, मुंबई तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। पूछेंगे आखिर क्यों बारिश में सिस्टम भी डूब जाता है, ये बड़ा सवाल है। और आज की दूसरी बड़ी खबर बिहार से होगी, जहां सवाल नीतीश कुमार से होगा कि क्या वजह है जो मंत्रिमंडल का वो विस्तार ही नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी से होगी, जहां शिवपाल यादव रात के अंधेरे में गुस्से में थाने पहुंचते हैं। क्यों हुआ ये, आखिर क्यों? चौथी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से होगी, जो बीते 24 घंटे में डबल मर्डर से दहल गई है। इन चारों खबरों पर हमारे साथ 4 रिपोर्टर होंगे जो खबर की तह तक जाएंगे। और हमारे साथ हैं मृत्युंजय सिंह, जो बताएंगे कैसे बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान को पानी पानी कर दिया और हिंदुस्तानी परेशान क्यों है। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों, इसकी असल वजह बताएंगे प्रशांत कुमार और इस प्रकाश कुमार। और रात को, आधी रात को खासकर शिवपाल यादव को सचिव, आखिर जब पुलिस स्टेशन उनके सचिव को लेकर के जाती है, इस पर वो क्यों थाने पहुंच जाते हैं, इसकी डिटेल्स है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के साथ। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बीते 24 घंटे में दिल्ली को किसने दहलाया, क्यों दहलाया, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देंगे हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। इन्हीं 4 खबरों पर मेरे साथ स्टूडियो में 4 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। रामकृपाल सिंह हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अक्कू श्रीवास्तव जी हैं, राकेश शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्टूडियो में मैं स्वागत करती हूं। और आपके जरिए हर एक खबर की जो नब्ज है हम पकड़ेंगे और दर्शकों तक इसकी डिटेल पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं बारिश से। बारिश में सिस्टम डूब जाता है और क्यों बिहार के कैबिनेट में विस्तार में देरी है, ये तमाम बड़े सवाल हैं 4 बजे के इस बुलेटिन में। जहां इन सभी खबरों पर हम जाएं उससे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले आप तक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बताएं। मध्य प्रदेश के सतना से बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सतना से, 10 साल की नाबालिग के साथ रेप किया गया है। 2 लोगों पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। मैहर देवी धाम के आसपास की घटना बताई जा रही है। दोनों आरोपी मंदिर के ही कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। नाबालिग को इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सतना से, मैहर देवी धाम के आसपास की घटना बताई जा रही है। 2 आरोपी जो मंदिर के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 10 साल की नाबालिग जिसे इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। रेप का मामला सामने आया है सतना के पास मैहर देवी से। मध्य प्रदेश के सतना से यह बड़ी खबर, 10 साल की बच्ची के साथ रेप, 2 लोगों पर रेप का आरोप। मैहर देवी धाम के आसपास की घटना बताई जा रही है और दोनों ही आरोपी मंदिर के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, इनसे पूछताछ की जा रही है और नाबालिग बच्ची को इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया है। बड़ी खबर। तो मैहर देवी इलाके में नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने कहा, एमपी महिला अत्याचार में भी नंबर 1 है। रोज की घटना है, बहुत सारी ऐसी घटना है जो सामने नहीं आ रही। ये मध्य प्रदेश आज बदनाम है पूरे देश में कि बच्चों के साथ बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासी हमारे जनजाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अत्याचार, ये आज मध्य प्रदेश की छवि है।
ये बड़ा आरोप आपने देखा। हम सीधा रुख करेंगे। जिस तरीके से इस घटना के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा है, पुलिस प्रशासन सत्ता के गलियारों में इस घटना की चर्चा चल रही है। पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। मुझे सूचना मिली कि एक लड़की जो करीब 11-12 साल की है, वो मिली है और बताया गया कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। तो जब तस्दीक कराई गई तो पता चला कि हाँ, बलात्कार की घटना हुई है और उसमें 2 आरोपी हैं, जिनको बाद में पुलिस द्वारा अपनी मेहनत से पकड़ा गया। वो हिरासत में है। सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। ब्रिजेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जिस जगह से ये खबर आई है, शारदा शक्तिपीठ है, माता की उपासना की जाती है और वहीं पर कोई 10 साल की बच्ची इस तरीके से दरिंदगी का शिकार हो जाती है। कहां थी पुलिस? निश्चित ही बहुत हैवानियत की इंतहा है जिस तरीके से घटना सामने आई है। घटना कल दोपहर की है और दोपहर में ये मंदिर के जो 2 चपरासी थे, उन्होंने इस बच्ची को बहला फुसला के अगवा किया, इसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद हैवानियत की और कोशिश की कि इसकी जान चली जाए। जितनी हैवानियत कर सकते थे उन्होंने इस छोटी बच्ची के साथ किया और मंदिर प्रबंधन और तमाम बड़े लोगों ने इस घटने को दबाने की कोशिश की। मगर जब बच्ची की हालत बिगड़ी तब परिवार के लोग अस्पताल पहुँचे और फिर पुलिस तक बात पहुँची। तो आनन फानन में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मगर सबसे चिंता की बात उस लड़की की हालत है, जिस लड़की को मैहर से पहले सतना लाए, सतना के बाद अब उसको रीवा रेफर कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि वो जल्दी रिकवर करे, क्योंकि बहुत नन्ही सी जान है और उसके साथ हैवानियत की इंतहा की गई है। मगर निश्चित ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरे प्रदेश का शर्म से झुकता है कि कैसे छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। तमाम सख्ती और मुख्यमंत्री के तमाम बड़े बड़े दावों और कड़े संदेशों के बावजूद जो अपराधी हैं इससे बिल्कुल खौफ नहीं खा रहे हैं और ऐसी घटनाएं लगातार कुछ ना कुछ दिन में सामने आ रही है। कौन मानेगा? बगल में शारदा शक्तिपीठ है, ये देश शक्ति की उपासना करता है, शक्ति के लिए जाता है और माता के स्वरूप छोटी बच्ची के साथ इस दरिंदगी को कौन पचा पाएगा? और मंदिर प्रशासन का क्या कहना है और कितनी लीपापोती की जाएगी? तब से अब तक का जो टाइमलाइन बीता है उसमें क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, जरा क्लियर कीजिए। देखिए, घटना कल दोपहर की है और मंदिर के 2 कर्मचारी थे जिनका नाम रवि चौधरी और अतुल बुधौलिया है और वो जो छोटी बच्ची है 10 साल की, उन्होंने उसको बहला फुसला के पास की पहाड़ी पे ले गए, दुष्कर्म किया, कोशिश की कि इसकी जान चली जाए, उसके साथ हैवानियत की गई, उसके जो निजी अंग थे उनके साथ बुरी तरह छेड़छाड़ की गई और उसके बाद जब वो लड़की वहाँ अर्धविक्षिप्त हालत में मिली तो उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। पहले मंदिर प्रबंधन और तमाम बड़े लोगों ने इस घटना के छिपाने की कोशिश भी की, मगर जब लड़की की हालत तेजी से बिगड़ती चली गई तब फिर पुलिस के पास और अस्पताल ले जाया गया। मगर दुख इस बात की है कि किस तरीके से मंदिर परिसर के आसपास ही ऐसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है और ये सारे मंदिर से प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं। तो निश्चित ही बहुत शर्मनाक घटना है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शायद उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लड़की की हालत बिगड़ी हुई है, उसको रीवा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और जहां कोशिश की जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे, जल्दी से जल्दी बेहतर हो। मगर इस घटना ने कोई लड़की रिकवर नहीं करती है। ऐसी घटना के बाद वो जिंदा भी बच जाए, पूरी जिंदगी इतनी गंदी यादों में बीतेगी, वो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अक्कू जी, अगर ऐसी खबरें आती हैं, बगल में शक्तिपीठ है, बगल में माता के भक्त आते हैं, माता का स्वरूप मानी जाती है 10 साल की छोटी लड़कियां, ऐसी खबरों के बाद मन खराब होता है लेकिन थमती नहीं है। किस मेंटालिटी से हायर किया जाता है? मंदिर समिति के लोग चपरासी भी रखते हैं तो कैसे रखते हैं, क्या देख के रखते हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? देखिए, जहाँ तक क्राइटेरिया की बात नहीं करिए, ये पूरे समाज का जो विकृतीकरण हुआ है और समाज में जो संवेदनहीनता हुई है और जो श्रद्धा के केंद्र हैं वहाँ कुछ लोगों को छोड़ कर के ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनके दिमाग में भ्रष्ट पूरी कल्पनाएं हैं, भ्रष्ट सोशल मीडिया है और उसको ले करके फिर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ये उसी का देन है, ये हमारे समाज की बदलती स्थितियों का देन है और उसमें बहुत कुछ मैं ये मानता हूँ कि नैतिक शिक्षा का जो हट रही है हमारे शिक्षा प्रणाली से, हमारे परिवारों में, हमारे यादव एसडीएम जुड़े हैं। अक्कू जी, आपको इसलिए रोक रही हूँ
जरा एसडीएम से जानते हैं। इस खबर के बाद जिसके घर में भी आसपास भी लड़कियां होंगी बहुत विचलित होगा। शारदा शक्तिपीठ जाते हैं, मैहर में देवी की उपासना करने के लिए जाते हैं, वहां से ये खबर झकझोर देती है। एसडीएम जो जुड़े हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि एक्शन क्या लिया गया है। सर सुरेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, एबीपी न्यूज के दर्शकों को साझा कीजिए, जानकारी दीजिए इन दो लोगों ने क्या क्या कबूल किया है, क्या एक्शन लिया जा रहा है। आपकी आवाज साफ नहीं है, नेटवर्क बुरा है। सुरेश जी, अभी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, जरूर जानना चाहेंगे उस बेटी की हालत के साथ साथ जरा बताएं कि क्या क्या कबूल किया है उन दो लोगों ने। देखिए, इसकी जानकारी पुलिस से मिल पाएगी। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जी, और कार्रवाई पुलिस की जारी है और इलाज कार्रवाई भी बालिका की जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन किस किस जोन में जाने की इजाजत देती है? कहां कहां आप लोग खंगालना चाहेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो? आवाज नहीं आ रही है आपकी, लेकिन जरूर जानने की कोशिश करेंगे। जहां मैहर देवी धाम के आसपास की यह घटना है, शारदा शक्तिपीठ जाते हैं उपासना के लिए और 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। हालत उसकी खराब है, रीवा अस्पताल भर्ती कराया गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां देश के आधे राज्य में पानी किस तरीके से मुसीबत बरसा रहा है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, बारिश मानो आफत का दूसरा नाम। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहर डूबे। गुजरात में बारिश और पानी मुसीबत बनी है। जगह जगह की तस्वीरें, लोकेशन चेंज, सिचुएशन सेम। लोग दो चार हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि अभी पूरा अगस्त बाकी है और मॉनसून के इस प्रहार को वो झेले तो झेले कैसे। कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन, और किस तरीके से 8 तस्वीरें जो सामने आई है वो स्क्रीन पर हम आपके रखेंगे, तब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बारिश की मुसीबत कितनी बड़ी है, लोगों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। और इस बात का अंदाजा नहीं कि कब तक यही सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि ये जुलाई की एंड है। आपको बताते चले कि कैसे आफत गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और यहां पर वाटर स्ट्राइक से तबाही ही तबाही है। इन 8 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। जगह जगह से आई ये 8 तस्वीरें हैं जहां किस तरीके से कोई सैलाब में बहता है, पेड़ पर शरण लेता है, कहीं साड़ी को बांध करके लोगों की मदद से किसी को बचाया जाता है। बारिश की मुसीबत किस तरीके से लोगों के ऊपर टूटी है, अंदाजा लगाइए। और किसी को कुछ नहीं पता कि आखिरकार कब तक इस बारिश से वो दो चार होंगे। आधा हिंदुस्तान किस तरीके से पानी से परेशान है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए जम्मू से है। यहां किस तरीके की मुसीबत है। आम लोग आखिर कब तक अपना मनोबल बांध के रखें कि इस पानी से उन्हें बचना है। लैंडस्लाइड रास्तों को ही नहीं तोड़ता है, बल्कि लोगों को जिनका काम एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने वाली सड़कें हैं उससे दूर कर देता है। तेलंगाना की बात कर लीजिए, शहर क्या गांव क्या, तबाही ही तबाही। नजर जहां जाएगी सिर्फ पानी आपको नजर आएगा। और किन्नौर हिमाचल की बात करें, तबाही का मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पे भी अभी भी कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं सैलाब तो कहीं मलबा, ये तमाम चीजें मुसीबत बनकर के सामने आई हैं। जगह जगह से ये आई तस्वीरें, किस तरीके की रिपोर्ट है। आइए हम रुक करते हैं सीधे हमारे सहयोगी मृत्युंजय का। पूरे देश की जो तस्वीरें आ रही हैं जगह जगह से, मृत्युंजय जरा समराइज कीजिए कि आखिरकार मौसम विभाग का भी क्या कहना है और कितना सितम सहना है यहाँ के लोगों को। निश्चित तौर पर अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी जिले हैं, जो चाहे मुंबई हो, रायगढ़ हो, पालघर हो, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या फिर कोल्हापुर, इन जिलों में तो लगातार बारिश हो रही है। पिछले 8 से 9 दिनों तक लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने कोई ब्रेक नहीं लिया है। लेकिन एक और तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। अगर बारिश ब्रेक भी लेती है तो तस्वीर नहीं बदलती है। यहाँ पर प्रशासन की खामियां नजर आती हैं। हम पालघर जिले में मौजूद हैं और पालघर जिले में एक सोसाइटी के गेट पर मौजूद हैं और जरा इस तस्वीर को देखिए। ये 65 परिवारों का एक सोसाइटी है, विजय पार्क नाम की सोसाइटी है। और देखिए कैसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। बिल्डिंग से निकले हुए इस व्यक्ति को देखिए कैसी स्थिति में घर से बाहर निकल रहा है। तो कल्पना कीजिए कि पिछले 10 दिनों से लगातार बारिश की वजह से
निचले इलाकों की, मुंबई और आसपास के इलाकों की क्या हाल हुई है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से लोग पानी में से निकल रहे हैं। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स हैं, वो जलमग्न है, वो पानी में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि लोगों ने अपना आसरा या तो अपने रिश्तेदारों के घर पर बनाया है या फिर आसरा इमारत की छत पर, टेरिस पर बनाया हुआ है। 10 दिनों से इस घर में, इस सोसाइटी में, इलाके में बिजली नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है। तो कल्पना करिए कि ये जल प्रलय है और जल कर्फ्यू है और लोगों को जल भी घरों में बंधक बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। वो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। रही बात लगातार हो रही बारिश की, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में खास करके लगातार बारिश हो रही है। गोवा में भी बारिश का अलर्ट है। मुंबई और आसपास के इलाकों की बात करें तो आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। आने वाले 3 दिनों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी। बिल्कुल जगह जगह अलर्ट पे ध्यान रखना होगा। जहां बारिश हो रही है वहां पे तो खासकर लोगों की जिंदगी इस अलर्ट के हिसाब से ही डिसाइड चल रही है। हम चलते हैं राकेश जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली मुंबई मेट्रो शहर कहा जाता है, जहां अपार्टमेंट के सामने पानी लगा है और कहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि बारिश की राह देखी जा रही है। चाहे बिहार के कुछ क्षेत्र की बात कर ले, यूपी के पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों की बात कर ले, मौसम का यह बदलता स्वरूप चिंता वाली विषय है। आपको क्या लगता है राकेश जी? हमारे यहाँ ऋतुएं बटी हुई है। ये बिल्कुल तय है कि बरसात होगी, बल्कि पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो बरसात का क्रम काफ़ी कम हो चुका है। यानी अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की बारिश होती है। पहले बारिश की झड़ी लगा करती थी, वो 15 से 20 दिन तक बारिश होती थी। इसीलिए जो बसाहट होती थी, वो बसाहट हमेशा नदी की तरफ से निर्धारित की गई सीमा से इतना दूर बसाहट की बसाहट की जब आप बात कर रहे हैं तो हिंडन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है राकेश जी, क्योंकि अभी एक सवाल आता है कि हिंडन के किनारे अब कहा जा रहा है कि अब जिन लोगों ने घर बना रखे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसा सिस्टम है ये, किस तरीके से आखिर बन जाती है वो बिल्डिंग, वो घर, जब पता है कि ये हिंडन का क्षेत्र है। मैं वही कह रहा हूं कि पहले अनुमति दी जाती है अनधिकृत तौर पे और बाद में उनको हटाने की बात की जाती है, तो ये गलत है। जैसे लाल किला बना हुआ है, लाल किला जब निर्माण किया गया उस समय पर यमुना जी बिल्कुल किनारे पे थी और आज यमुना जी कहाँ पहुंच चुकी हैं। और आज कम से कम हमें लगता है 20 से 25 लाख की आबादी यमुना जी के ऊपर बसी हुई है। कल को जब यमुना जी बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे वो आबादी प्रभावित होगी। दूसरा, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हर साल इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। बरसात में आप भी जाम में फंसती है, हम भी जाम में फंसते हैं। तो क्या यहाँ जो 150 से 200 करोड़ रुपए हर साल आवंटित किया जाता है नालों की सफाई का, क्या वो नाले की सफाई की जाती है? नहीं की जाती। ड्रेनेज सिस्टम किया गया आज तक? नहीं किया गया। हम बड़े शहरों में कोई मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो हम छोटे शहरों की हाल की कैसा सिस्टम होगा, किस तरीके का सिस्टम होगा, ये बड़ी बात है। आइए सिस्टम से बात कर लेते हैं। अभी मुसीबत कम नहीं होने का नाम ले रही नीतीश सरकार पे। नीतीश सरकार की मुसीबत कम क्यों नहीं हो रही है, जरा देखिए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा सवाल, क्या इंडिया की वजह से विस्तार में देरी हो रही है? इसी पर यह भी आपको बताते चले, चिराग पासवान नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं दबाव की राजनीति कर रहे हैं नीतीश। इसके साथ विपक्ष पर इंडिया का संयोजक बनाने का दबाव भी बनाना चाहते हैं, बार बार तेजस्वी पर पासा फेंकते हैं। ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं बिहार के पॉलिटिक्स में। और सीधा चलते हैं रामकृपाल जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके का दबाव है ये आपस में गठबंधन में दरारें तो दिख ही रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी तो है। किस तरीके से राजद के मंत्रियों को अपमानित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। भाई मुख्यमंत्री जी की बड़ी ख्वाहिशें हैं, उनको संयोजक बनना है, तो दबाव की राजनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है कि भाई जब तक आप हमको संयोजक नहीं बनाते, राजद के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई नहीं बनाओगे तो हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। जो राजनीति होती है उसमें घटक दलों की मांग आती ही रहती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वस्थ लोकतंत्र का ही तकाजा भी है। मांग करना कोई थोड़ी दूसरी बात हो सकती है, मांग तो करते ही रहते हैं लोग, लेकिन निर्णय सब लोग मिलकर के लेते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेना पड़ता है। भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि भाई गठबंधन की सहयोगी दल है, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो कार्यों का बंटवारा होता है ना, तो केंद्रीकरण सामूहिक फैसले का भी होता है, लेकिन संवाद तो विभिन्न स्तरों पर होता है। तो इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ लगाना यह हमको लगता है कि न्यायोचित नहीं है। मैं अपने तौर पे मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने दो के इस पे कायम है और वो बहुत सहज अंदाज से वो बात हो गई है और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने तो खुद ही सारी अटकलों पे विराम लगा दिया
कि असली सुपर सीएम तेजस्वी हैं। नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी पे बने रहने के लिए हर तरह का समझौता कर सकते हैं। स्थिति यहां तक आ गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार, जो कि एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उस स्थिति में भी नीतीश कुमार जी सुपर सीएम तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं। समझ गए होंगे आप। अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना मुश्किल मैथ है, कितनी टफ कैलकुलेशन है, वो क्यों नहीं पा रहा है ये। देखिए स्नेहलता, एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो साफ सुथरी है, बेदाग चेहरा है और सुशासन वाली है। तो जाहिर है कि पूरे इंडिया जो नया कॉम्बिनेशन बना है, अलायंस बना है, उसमें एक चेहरा है जो लीड कर सकते हैं और इस बात को सामने रखा जा रहा है कि उन्हें संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन पिछले 2 मीटिंग से उनका नाम नहीं जाहिर हुआ है और इसकी घोषणा या इसका ऐलान नहीं हुआ है। तो अब रही बात बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की। आपने सुना कि कांग्रेस के जो नेता हैं विधायक दल के, शकील अहमद साफ कह रहे हैं कि 2 सीटें चाहिए और इस पर बात हो गई है और जल्द विस्तार हो जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार किसकी ओर देखते हैं? तेजस्वी यादव की ओर। किस लिए? क्योंकि तेजस्वी यादव को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी को 2 या 1 सीट उन्हें मंत्री पद का मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जरूर नूरा कुश्ती हो रही है बिहार में, लेकिन असल निशाने पर, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो देखा जाए तो मुंबई में होने वाली जो अगली बैठक है विपक्षी पार्टियों की इंडिया की, उस पर है कि क्या उसमें नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो पाएगा। तो जाहिर है कि ये बताया जा रहा है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का नाम अगर ऐलान हो जाए तो कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, या फिर अगर बात तय हो जाएगी कि उनके नाम का ऐलान हो जाएगा तो हो सकता है पहले भी हो जाए, क्योंकि हर बार नीतीश कुमार कहते हैं कि वो कोई बड़ी बात कहां फंस रहा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रामकृपाल जी, ऐसा क्या लगता है 2 सीट 2 ठो इधर 2 ठो उधर बांट करके काम खत्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। देखिए नीतीश कुमार जी, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक वो गाना है कि निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशा मालूम नहीं। नीतीश कुमार जी क्या हासिल करना चाहते थे, उनका जो पूरा राजनीतिक करियर अगर उठा के देखिए, और शुरुआत उन्होंने की थी, कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। अब जिस सारी जो रीजनल पार्टीज हैं वो जो कांग्रेस विरोध से पैदा हुई थी, उनको सिर्फ ऐसा नहीं कांग्रेस से बहुत प्रेम हो गया है। अब अंदर खाने ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस ने जो हाईजैक कर लिया है वो बंबई में क्या वाकई नीतीश कुमार को वापस लाया जाएगा? हाँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है। प्रेम कुमार जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि ये कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए, पेच जो है निश्चित रूप से जब गठबंधन की सरकार होती है तो ऐसी स्थिति आती है, सबके अपने दावे होते हैं, तो ये बड़ा स्वाभाविक है, कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन इस पर जो राजनीतिक वितंडा है वो अस्वाभाविक। भाई केंद्र में भी तो मोदी जी मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। भाई महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि विस्तार होने में कितना समय लगा, और विस्तार हो भी गया तो विभाग बंटने में कितना समय लगा। एकनाथ शिंदे जी के समय में भी देखा, बाद में अजीत पवार आए तब भी देखा। तो बात है कि बिहार को सब लोग जो फोकस कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि बिहार में जो INDA इंडिया बना है, INDIA इंडिया, उससे डरे हुए लोग ही इस पर बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो एक चिराग की तरह है, उसे तब घिसा जाए जब जरूरत पड़े, और उसमें कुछ एक सीट बचा करके इसलिए रखी जाए ताकि वक्त दर वक्त उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके। और अब देखिए खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने यूपी पुलिस पर खूब बरस करके आरोप लगाए हैं। शिवपाल यादव के सचिव अंकुश को लखनऊ पुलिस ने गौतम पल्ली इलाके से हिरासत में लिया, जिसके बाद खुद शिवपाल रात के वक्त थाने पहुंचे, अंकुश को वापस छुड़ा लाए, और एबीपी न्यूज से खास बातचीत में शिवपाल यादव ने यह कहा कि यह बड़ी साजिश है, पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस का अत्याचार है। आरोप यह भी है कि सचिव की गाड़ी में पुलिस ने हथियार रखा, यानी ये पूरी साजिश रची, हथियार रखकर पुलिस ने फंसाने की कोशिश की मेरे सचिव को, और लखनऊ में ऐसी घटना का होना शर्म की बात है, ये कहा शिवपाल यादव ने। पहली चीज कि शिवपाल यादव के सचिव को गिरफ्तार किया जाता है लखनऊ से, दूसरी चीज कि रात के वक्त ही शिवपाल पहुंचते हैं, अपने सचिव अंकुश को छुड़ा कर ले आते हैं, और एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो कहा सुनवाते हैं। शिवपाल जी, आप थाने तक पहुंच गए, ये मुलायम सिंह यादव की परंपरा रही है,
अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों का साथ देने के लिए। ये समाजवादी पार्टी की ताकत और मुलायम सिंह यादव की शैली रही है जिसका आप निर्वहन कर रहे हैं। ऐसा केवल और केवल भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप ही लोगों के यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी तरीके से, जैसे कल अंकुश शर्मा की गाड़ी में असला रख करके झूठे केस में फंसाना चाहती है, इसी तरीके से जाने कितने निर्दोष लोगों को पुलिस जेल में, और कहाँ, जहाँ गौतम पल्ली में पूरा पुलिस से लेकर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के यहाँ मौजूद हों, और इस तरीके से निर्दोष लोगों को अगर जेलों में भेजा जाए तो अब तो जांच का विषय है। अब तो जांच कराएं। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ी बात कही शिवपाल यादव ने कि पुलिस अत्याचार कर रही है, जगह जगह अत्याचार की खबरें आ रही हैं, ये बड़ा मामला है। और कुल मिलाकर के प्रदेश की पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाया। साथ ही ये कहा कि मेरे सचिव की गाड़ी में खुद पुलिस ने हथियार रखे और ये साजिश रची। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का, उनके पास डिटेल है ग्राउंड से आई जो चीजें, जितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं अभिषेक, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मायने बहुत ही क्लियर है स्नेहलता। वो ये लगातार कह रहे हैं कि पुलिस आखिरकार फैक्ट क्यों नहीं सामने रखती है, और पुलिस ने चूंकि छोड़ दिया, इस बात को ध्यान दीजिए, अगर पुलिस ने ना छोड़ा होता, अगर कोई मुकदमा दर्ज करके बाकायदा उसके तथ्य सामने रखे होते तो कहानी दूसरी होती। अब तो शिवपाल यादव ने एक तरह से जो आरोप लगाया है उसकी एक जमीनी हकीकत दिख गई कि पुलिस को छोड़ना पड़ गया, जो पहली कहानी है। दूसरी कहानी वो उससे भी बड़ी है, वो ये है कि शिवपाल सिंह यादव ने एक तरह का समाजवादी पार्टी के लिए एक एग्जाम्पल रख दिया है कि ऐसे ही समाजवादी पार्टी को विपक्ष की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो बड़े नेता हैं उनको ऐसी सड़कों पे आना पड़ेगा, ऐसे ही सिस्टम के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी में जो एक बहुत बड़ी कमी मानी जा रही थी कि समाजवादी पार्टी की जो जितनी बातें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सीमित होकर के रह जा रही हैं, या प्रोग्रामों में, समारोहों में, वो सड़क पर नहीं दिखाई दे रही है, जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है। तो शिवपाल सिंह यादव ने इसके जरिए ऐसा कहा जा रहा है, एक वो एग्जाम्पल भी सेट किया है। और ये सत्य है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की जो रही है राजनीति, ये उसी की एक झांकी भी थी। जी बिल्कुल अभिषेक, ये बात समझी जा सकती है। और चलिए अब इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आखिर इसके मायने क्या है, खासकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपना स्टैंड बदल रही है, ले रही है। सीधा रुख करते हैं राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जहां अभी तक इस दरमियान समाजवादी पार्टी के कई नेता जेल गए होंगे, लेकिन उन्हें जेल से आधी रात छुड़ाने वाला मामला तो नहीं ज्यादा सामने आता है। देखिए, समाजवाद की जो परिभाषा है उसके दो चेहरे सामने आए। एक, जब सत्ता में रहते हुए भैंस ढूंढवाई जाती है पुलिस से, और दूसरा समाजवाद देखने को मिला कि समाज के किस तबके को छुड़ाने के लिए उनको थाने जाना पड़ा। ये दोनों चीजें स्पष्ट करती है कि समाजवाद किस दिशा में है, और खासकर उत्तर प्रदेश का समाजवाद किस दिशा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वही समाजवाद है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं ने, जिसके जितने कारिंदे थे, उन्होंने न जाने क्या क्या अपने कार्यकाल के दौरान किया है। आज जब अपने घर पे पड़ी है तब ये जाना पड़ रहा है, तो भाई ये तो जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ, कब, किसके लिए जा रहे हो ये देखो। और दूसरा ये कि जब तक लड़ेंगे नहीं ठीक से, तब तक इनकी वापसी होगी नहीं, और एक संकेत से कुछ होने जा रहा नहीं रहा। लेकिन 12 बजे छुड़वा तो लिए, सफलता तो मिली। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में शिवपाल यादव जाके थाने से छुड़ा के अपने कैडर को रात के वक्त, और रात के वक्त ला रहे हैं। ये दिखा रहा है, विपक्ष का दम दिखा रहा है, शिवपाल का दम दिखा रहा है। हम तो आज ही दैनिक जागरण की रिपोर्ट देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों पर जो अत्याचार है, लखनऊ में हर 4 घंटे में एक महिला व बच्ची से हो रहा है जघन्य अपराध। आज की खबर मैं बता रहा हूं, लेकिन इन खबरों को कई जगह नहीं मिल रही है। बिहार में एक हत्या हो जाती है, दिल्ली में एक हत्या हो जाती है, वो नेशनल खबर है, लेकिन लखनऊ में हर 4 घंटे में एक महिला व बच्ची से जघन्य अपराध हो रहा है, यह खबर ही नहीं है। ऐसे समय में अगर शिवपाल यादव बता रहे हैं, पुलिस को आईना दिखा रहे हैं कि निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश मत कीजिए, तो यह बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। रामकृपाल जी, आपको क्या लगता है? देखिए, शिवपाल जी व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन बात शिवपाल जी की नहीं है, बात समाजवादी पार्टी की है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस में किस तरह का व्यवहार मायावती से किया था, उनकी जान पर खतरा आ गया था। तो ये समाजवादी पार्टी का जो हुआ,
पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि थाने से छुड़ा करके ले आना ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। अगर सिर्फ मैं एक वाक्य कहता हूँ कि चाकू पर अहिंसा लिखने से वो औजार नहीं बन जाएगी, हथियार ही रहेगी। बिल्कुल, तो ये आपने बड़ी बात कही है कि वो हथियार ही रहेगी, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। अभिषेक के पास फिर से चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक घटना ही है, पूरी समाजवादी पार्टी का तो चेहरा नहीं कहा जा सकता ना इस एक इंसिडेंट को। अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रही है श्रीलता, और मैं तो ये कहूंगा ये विरोधाभास कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी की जो नई पौध है, जो अखिलेश यादव की अगुवाई में आगे बढ़ रही है, और जो पुरानी पौध है जिसके प्रतिनिधि अब शिवपाल यादव रहे हैं, ये उनके बीच का एक विरोधाभास है, ये उनके बीच का एक फर्क है। और शिवपाल सिंह यादव ने एक एग्जाम्पल सेट किया। मैं इस बात को पॉलिटिकली कह रहा हूं, इसके फैक्ट अभी छोड़ दीजिए, पुलिस को हो सकता है अपने और तथ्य सामने रखने हो, वो आएंगे, उस पर आगे बात होगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ी लकीर खींची है, और ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के सामने एक आईना भी रखा है कि ऐसे ही लड़ना होगा, तभी वो अपनी खोई हुई जमीन को पा सकते हैं, और कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है। बिल्कुल अभिषेक, कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन दिल्ली के रास्तों पर चलने में डर लग सकता है, ये अगली खबर है। इस पर हम आपको डिटेल दिखाएंगे, बताएंगे। जरा सोचिए, डबल मर्डर से किस तरीके से दिल्ली टहल जाती है। डाबड़ी में 42 साल की महिला का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका मर्डर हुआ है। 23 साल के आशीष पर हत्या का आरोप लगा है। आशीष ने गोली मारकर खुद की भी जान ले ली, और ये मामला अभी सुलझा या इस पर डिटेल्स आती उससे पहले मालवीय नगर इलाके से लड़की की हत्या का मामला। लड़के ने दोपहर के वक्त रॉड से पीट करके पार्क में लड़की की जान ले ली। अरबिंदो कॉलेज के पास मंडल पार्क का यह मामला है। हत्या के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ गुत्थी नहीं है, गुत्थी के पीछे की साइकोलॉजी परेशान करती है। आखिर क्या वजह है कि कोई गोली मारने को तैयार है, कोई खुलेआम 12:30 बजे दोपहर का वक्त चुनता है और किसी लड़की को रॉड से मार करके फरार हो जाता है। क्या है सुरक्षा, क्या है साइकी, क्या है माहौल, क्या है सोसाइटी, सब पर बराबर सवाल खड़े होते हैं। वो भी मेट्रो सिटी दिल्ली में, जहां पर कहा जाता है कि हर किसी को पता है कि इंस्टॉल है सीसीटीवी, जहां पर हर किसी को पता है कि चप्पे चप्पे पर लोग हैं, हर कोई जानता है कि बचेंगे नहीं अगर हमने कुछ कर दिया। सवाल यह है कि करने की हिम्मत कहां से आती है, किसी की जान लेने और जान देने की हिम्मत कहां से आती है। दोपहर के वक्त ऐसा कौन सा गुस्सा होता है जो किसी को मौत के घाट उतार कर ठंडा होगा, और आप रॉड से मारेंगे और बाकी लोग देखेंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं दिल्ली में। ये बड़ी खबर पर हम और भी डिटेल समझे, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मनोज का हम रुख करेंगे, क्योंकि आज सुबह से जिस तरीके की 2 बड़ी खबरों को फाइल किया है मनोज ने, और जितनी डिटेल जुटाई हैं वो बहुत परेशान करती है। मनोज, जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही खबरों की अगर मैं बात करूं तो दोनों में जो कातिल हैं वो दोनों ही जानकार थे। यानी कि अगर मैं डाबड़ी की अगर बात करूं तो डाबड़ी में भी जो आशीष था वो पहले से रेनू को जानता था, दोनों की जिम में मुलाकात हुई थी। और हालांकि पुलिस ने अभी तक ये कहा है कि शुरुआती जांच में आपसी रंजिश लग रही है, लेकिन दोनों के फ़ोन को जब्त किया गया है, क्योंकि अब जो कातिल है वो खुद मर चुका है। तो यही वजह है कि इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। डिटेल ज़रूर सामने आएंगी कि आखिरकार असली वजह क्या थी। पुलिस कहीं ना कहीं और डिटेल खंगाल रही है। इसके अलावा अगर मैं इस दूसरे मामले की बात करूं, मालवीय नगर वाले मामले की, जो पार्क के अंदर नरगिस का कत्ल किया है और जो इरफान ने कत्ल किया है। इरफान दरअसल नरगिस से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार ने इनकार कर दिया। इस बात से वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने प्री प्लान मर्डर किया। यानी कि वो 2-3 दिन से रैकी कर रहा था, उसे मालूम था कि नरगिस पार्क से गुजरती है, और जब वो आज वो गुजर रही थी तब उसने उसको रोका। जब नरगिस ने बात करने से इनकार किया तो क्योंकि वो रॉड अपने साथ लेकर के आया था, उसने नरगिस के ऊपर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया, और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही मामलों में जो कातिल हैं वो जानकार हैं, लेकिन इस मामले की अगर मैं बात करूं, पार्क में लोग मौजूद थे, वो दूर से देख रहे थे, नरगिस को वो पीट रहा था, लेकिन उसके बावजूद किसी ने जहमत नहीं उठाई कि वो जाकर के इरफान को रोक ले, और इरफान वहां से आसानी से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जनता की भी बनती है, पुलिस की तो बनती ही है कि दिल्ली में दिन दहाड़े 2 कत्ल हो जाते हैं और पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल जनता पर भी खड़े होते हैं। बिल्कुल, पूरी सोसाइटी पर खड़े होते हैं। मनोज, आखिरकार किस तरीके की अपब्रिंगिंग, किस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं? आइए हम रुक करते हैं हमारे तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत सारी रिपोर्टिंग आप लोगों ने ग्राउंड पर की होगी, ऐसी खबरों के पीछे आप लोगों ने कौन कौन सा तथ्य पाया? राकेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस समय पर इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और दिल्ली के अंदर ही हम देखें तो नवंबर में आपके श्रद्धा वाला देख लें, फिर साक्षी का होता है जिसमें कैमरे से फोटो आती है, सीसीटीवी कैमरे से फोटो आती है किस तरीके से उस लड़की की हत्या की गई। फिर जाफराबाद ले लीजिए, शाहबाद ले लीजिए, अभी ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी में की बेटी के साथ ऐसा हुआ, और आइए मालवीय नगर में हो गया। उसके पहले आपका वो कल वाली घटना हुई है। हम ये करें, कहीं ना कहीं समाज को हम दोषी मानते हैं कि समाज की तरफ से इस दिशा में कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं किया जा रहा। लेकिन आपको क्या लगता है, जिंदगी में लोगों को सिर्फ मोबाइल अपने पास मिलता है और उसके बाद कोई एक रिश्ता जिसके खत्म होने के बाद जिंदगी खत्म करने की नौबत आती है, क्या ऐसी साइकी है? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, उसके लिए डेडलाइन तय होनी चाहिए, इतने दिन में सुनवाई, इतने दिन में सजा होगी, और उसके बाद यदि वो अपील के लिए भी जाता है उसके लिए भी डेडलाइन तय होनी चाहिए। अंकुश श्रीवास्तव जी, देखिए यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र है, आपको क्या लगता है कौन से इंस्टीट्यूशन में चेंज की जरूरत है ताकि ये घटनाएं थोड़ी कम हो, थमे? देखिए, ये बहुत ही अलग स्थितियां हैं, सामाजिक विकृतियों की बात है। और अब तो आलम यह है क्योंकि लोगों को पता है कि ठीक है सज़ा हो जाएगी, लेकिन बाकी उसके पास सब साधन है, दिमाग है, चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, और वो जो करना चाहता है वो जिद है। जिद के पीछे उसको किसी का डर नहीं लगता, उसको अपने परिवार का डर नहीं लगता, उसको मोहल्ले का डर नहीं लगता, उसको बाकी यार दोस्तों का डर नहीं लगता था। आज से 30-40 साल पहले होता ये था कि हम गुंडों के साथ फोटो नहीं, ये प्यार नहीं है, किसी तरीके का रिश्ता नहीं है, किस तरीके का जुनून, गुस्सा और बदला लेना है कि जिंदगी खत्म कर देनी है, ये सारी चीजें, और समाज पे भी सवाल कि सब कुछ होते हुए देखना है, क्या मजबूरी है ऐसी। इसीलिए अभी इस पूरे मामले पर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। देखिए, दिल्ली में 2 घटनाएं सामने आती हैं और इसके बाद दिल्ली में एक और बेटी की बेरहमी से हत्या की गई। इस पर ट्वीट करके क्या कहना है अरविंद केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल का, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ट्वीट करके उन्होंने अपने संवेदना व्यक्त की है, इसके साथ क्या आश्वस्त किया है जरा देखिए। एक और बेटी की बेरहमी से हत्या, केजरीवाल का ट्वीट। दिल्ली में कानून व्यवस्था गंभीर मुद्दा। एलजी साहब, गृह मंत्री जी से गुजारिश है पुलिस थोड़ा एक्टिव कीजिए, दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली के लोगों को सुरक्षित महसूस हो, ये बेहद अहम है। ये ट्वीट किया है। बड़ी खबर है, दिल्ली में 24 घंटे में 2 मर्डर से सनसनी के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रोहिणी में नाबालिग का शव बरामद हुआ है, नागलोई फाटक के पास ये शव मिला है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, साथ काम करने वाले पर शक जताया है। पुलिस को आत्महत्या का शक है, लेकिन एक और शव मिला है नागलोई फाटक के पास। बड़ी खबर, रोहिणी में नाबालिग का शव बरामद किया गया है, लोकेशन नागलोई फाटक, परिजन कह रहे हैं हत्या, और पुलिस को शक है आत्महत्या का। इस पूरे मामले पर अब जांच जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।